Hello, everyone. Welcome to this amazing and awesome platform of Physics वाला. तो आई एम योर वेरी ओन शिग्रफ मैम. और बेटा आज हम हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर यानी ये हमारा लास्ट लेक्चर है ऑफ हिस्ट्री, दैट इज इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. तो हमने शुरुआत करी थी कि हम ईस्ट इंडिया कंपनी को आते देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं एंड फाइनली जया है एंड जया है, इंडिया आज़ाद हो जाता है. 15 अगस्त 1947 का दिन था जिस दिन भारत आज़ाद हो गया था. उस दिन भारत से सारे अंग्रेज भारत को छोड़ के चले गए थे. ये तो हमने सब जान लिया, लेकिन एक चीज हमने और जानी थी और वो ये थी कि जब भारत आज़ाद हुआ था तो इसकी खुशी एक तरीके से मिक्स्ड फीलिंग थी. मिक्स्ड फीलिंग क्यों कह रहे हैं हम? इसलिए क्योंकि भारत तो आज़ाद हुआ ही था, लेकिन भारत का बंटवारा हो गया था. भारत से एक और नया देश पैदा हो गया था एंड दैट वाज पाकिस्तान. जब ये देश बना था, जब भारत का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना था, तो बहुत सारे लोग इंडिया छोड़कर पाकिस्तान गए थे, पाकिस्तान से लोग इंडिया आए थे. ये रेफ्यूजीज थे. अब इंडिया के सामने इंडिपेंडेंस के बाद अभी तक तो आज़ादी की लड़ाई लड़ते रहे, लेकिन अब आज़ाद होने के बाद भी इंडिया के सामने कई सारी दिक्कतें थी जिनको इंडिया के लोगों को रिजॉल्व करना था. दिक्कतें जैसे कि नया कॉन्स्टिट्यूशन बनना था, कुछ लैंग्वेज बेस्ड प्रॉब्लम्स आ रही थी, रेफ्यूजीज जो आए थे उनको जगह देनी थी रहने के लिए, उनको नौकरी देनी थी, और ये सारी चीज़ें हैं. तो आज हम यही पढ़ने जा रहे हैं कि भारत के आज़ाद होने के बाद क्या क्या था. और हम अपनी एनसीईआरटी से लेकर बात करें तो उसमें दिया है कुछ 60 इयर्स के बाद इंडिया में अब क्या क्या चेंजेस हो गए, हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आज़ादी के बाद, कुछ उन बातों को भी पढ़ेंगे. सो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. भारत आज़ाद होने के बाद उसके सामने कुछ परेशानियां थीं. आज़ाद हो गया था, बहुत खुशी की बात है, आखिरकार मेहनत रंग लाई, लेकिन जो परेशानियां थी उनको भी नजरअंदाज नहीं कर सकते थे. जैसे कि चैलेंज बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस. चैलेंज की बात करें तो चैलेंज का मतलब ये हुआ कि जैसे जो रेफ्यूजीज आए थे उनको जगह देनी थी रहने के लिए, जो सिस्टम चला आ रहा था भारत में उस वक्त, एम्प्लॉयमेंट था नहीं था लोगों के पास, उनको नौकरियां देनी थी, रहने की जगह देनी थी, बहुत सारी चीज़ें थी जो यहाँ अभी होना बाकी था. तो कुछ चैलेंजेस के बारे में पढ़ेंगे. दूसरा पढ़ेंगे कि अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हो गया था. 20 सबको पता है 26 जनवरी 1950 को फाइनली इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक डे मनाया जाता है. उस दिन भारत का संविधान लागू कर दिया गया था फुल्ली तरीके से. ठीक है, तो कुछ इसके बारे में पढ़ेंगे कि फ्रेमिंग ऑफ द इंस्टेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या क्या आप देखेंगे पॉइंट्स मेंशन करे गए हैं, ये सारी चीजें इसमें कवर करेंगे. तीसरा पढ़ेंगे स्टेट्स फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, क्योंकि इंडिया में कई तरह की भाषाएं बोली जा रही थी, मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, हिंदी, बुंदेलखंडी का, बहुत सारी लैंग्वेजेस बोली जा रही थी. तो इसलिए आप देखेंगे कि कुछ स्टेट्स फॉर्म हो जाती हैं ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज. भाषा के आधार पर बहुत कई सारी स्टेट्स जो हैं वो फॉर्म हो जाती हैं. जैसे कि अभी हम पढ़ेंगे इसमें आंध्र प्रदेश के बारे में, बिहार के बारे में, महाराष्ट्र के बारे में. मतलब कहने का ये है कि लैंग्वेज के अकॉर्डिंग फिर लोगों ने स्टेट्स की डिमांड करी थी. ठीक है, ये पढ़ेंगे. देन प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट. अब चैलेंजेस के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, लैंग्वेज बेस्ड स्टेट्स के बाद कुछ प्लानिंग करी जा रही थी डेवलपमेंट के लिए कि इंडिया को और कैसे मजबूत बनाया जा सकता है, कैसे और उसे इंडिया को खड़ा किया जा सकता है. डेवलपमेंट की बात यहाँ पर करी जा रही है, विकास की बात होगी. एंड देन इवैल्यूएशन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस. इस चीज को इवैल्यूएट किया जाएगा, इसका मूल्यांकन किया जाएगा, इवैल्यूएट किया जाएगा कि आज़ादी के 60 साल बाद इंडिया अब कहाँ आकर खड़ा है, क्या क्या उसमें चेंजेस आए हैं, कौन कौन से बेहतरी की तरफ इंडिया ने कदम बढ़ाए हैं और क्या अभी बेहतर करना बाकी है.
इन सारी चीजों को आज हम पढ़ेंगे। सो ये है पूरा चैप्टर, आपके चैप्टर का जिस्ट, जिसे हम कहते हैं इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, आजादी के बाद भारत क्या था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले पार्ट से, दैट इज चैलेंजेस बिफोर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। कुछ चैलेंजेस थे इंडिया के सामने आजादी के बाद। चैलेंजेस बिफोर द न्यू एंड डिवाइडेड नेशन। अब डिवाइडेड नेशन का मतलब आप समझ गए होंगे, क्योंकि इंडिया से अब एक और कंट्री बन गई थी एंड दैट वाज पाकिस्तान। तो यही वो कह रहा है कि उसके सामने चैलेंजेस थे। एक तो न्यू का मतलब हुआ कि हमारा भारत आजाद हो गया था, तो न्यू का मतलब यहाँ पर इंडिया से है, एंड डिवाइडेड नेशन का मतलब यहाँ पाकिस्तान से है। ठीक है, तो क्या क्या चैलेंजेस थे। पहला चैलेंज था होम एंड जॉब फॉर रेफ्यूजीज। रेफ्यूजीज के लिए उनको घर देना और उनको काम देना, जॉब देना, घर देना। रेफ्यूजीज यानी जो पाकिस्तान से लोग आ गए थे इंडिया, उनको घर और जॉब देना। तो कितने आए थे, करीब करीब 8 मिलियन रेफ्यूजीज फ्रॉम पाकिस्तान। पाकिस्तान से 8 मिलियन रेफ्यूजीज इंडिया आ गए थे। इनको घर देने की दिक्कत थी और इनको रोजगार देने की भी दिक्कत थी, क्योंकि हमारे भारत के निवासी हैं, सरकार की जिम्मेदारी है कि वो उसको घर दे सके रहने को और नौकरी दे सके ताकि वो अपना घर बार चला सके। एक तो ये दिक्कत थी सामने। दूसरी क्या थी, ऑलमोस्ट 500 प्रिंसली स्टेट्स टू ज्वाइन द न्यू नेशन। अभी तक इंडिया में 500 प्रिंसली स्टेट्स थी और इन सारे प्रिंसली स्टेट्स को यूनाइट करना था, ताकि ये सभी लोग आकर इंडिया में तो थे, लेकिन तब भी इंडिया में रहकर भी अलग अलग सब रूल कर रहे थे। ठीक है, तो इन 500 प्रिंसली स्टेट्स को एक तरीके से यूनाइट करना था एक कंट्री में, मतलब इनका एक कंट्री बनाना था। अब इसे 500 प्रिंसली स्टेट्स के नाम से नहीं, एक कंट्री के नाम से जाना जाए। रूल्ड बाय अ महाराजा और नवाब, या तो वहां कोई राजा महाराजा रूल कर रहे थे या कोई नवाब रूल कर रहा था। तो एक दिक्कत सामने ये थी कि जो 500 प्रिंसली स्टेट्स हैं जहां ये राजा नवाब रूल कर रहे हैं, इनको एकजुट करना था, एक मुट्ठी में बांधकर, एक धागे में बांधकर। अब 500 के नाम से नहीं, एक के नाम से जाना जा रहा था, ये जाना था। ठीक है, तो एक कंट्री होनी थी, उनको इस नई कंट्री को, न्यू नेशन को ज्वाइन करने की बात रखनी थी। देन टू यूनाइट द डिवाइडेड पॉपुलेशन। अब डिवाइडेड पॉपुलेशन कैसे कह रहा है, डिवाइडेड पॉपुलेशन का मतलब यहाँ पर है कि हाई कास्ट लो कास्ट, हमने पिछले लेक्चर्स में पढ़ा था, ये वहां पर प्रॉब्लम थी सोसाइटी में। इसके लिए कई सारे समाज भी सामने आए, हाई कास्ट, लो कास्ट, क्षत्रियाज, ब्राह्मण्स, वैश्यव्स। ठीक है, ये सारे हाई कास्ट लो कास्ट का प्रॉब्लम था। देन मेजॉरिटी माइनॉरिटी का प्रॉब्लम था रिलीजन के बेस पर, जैसे कि हिंदूज मेजॉरिटी में थे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिज्म, जैनिज्म, ये सारे माइनॉरिटी ग्रुप्स थे, इनको सब ज्वाइन करना था। देन डिफरेंट लैंग्वेजेस, हर जगह के लोग हर तरीके की लैंग्वेज बोल रहे थे। कोई तमिल बोल रहा था, कोई तेलुगु बोल रहा था, कोई मलयालम बोल रहा था, कोई कन्नड़ बोल रहा था। हर तरीके की लैंग्वेज अलग अलग थी, कोई बुंदेलखंडी बोल रहा है, कोई बिहारी बोल रहा है। तो की जो लैंग्वेज के बेसिस पे जो डिफरेंसेस थे, इनको सब खत्म करना था। देन ड्रेस के बेस पे, ड्रेस का बेस का मतलब ये है कि साउथ में आप जाएंगे तो वहां आपको लोग लुंगी में दिखेंगे, नॉर्थ में जाएंगे तो वहां आपको जीन्स वीन्स में दिखेंगे, और कहीं जाएंगे तो अलग अलग डिफरेंट जो ड्रेस थी, उससे उनको सारा कुछ डिवाइड पॉपुलेशन थी, उनको यूनाइट करना था। खाने के बेस पे करना था, साउथ इंडियंस कुछ और खाते हैं, नॉर्थ इंडियंस कुछ और खाते हैं, गुजरात में खाना कुछ और चलता है, वेस्ट बंगाल में खाना कुछ और चलता है। ठीक है, एंड प्रोफेशन, और प्रोफेशन के बेस पे भी कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई कुछ है, कोई टीचर है, कोई आप कह सकते हैं नर्स है, कोई बिल्डिंग मैन है, कोई बिजनेसमैन है, किसी की दुकान है, कोई मर्चेंट है। इन सब को यूनाइट करना था। ये जो पॉपुलेशन आबादी बटी हुई थी, इन सब को यूनाइट करना था। ये सारी प्रॉब्लम्स थी। और क्या था, डेवलपमेंट ऑफ इंडियंस, भारतीयों का, भारतवासियों का डेवलपमेंट करना, ये भी एक प्रॉब्लम थी। कैसे कि जो रूरल एरिया में थे, जैसे कि एग्रीकल्चर फार्मर सेक्टर प्रॉब्लम में, प्रॉब्लम क्या थी, जो रूरल एरियाज में जो एग्रीकल्चर या फार्मिंग की जो प्रॉब्लम थी, वो प्रॉब्लम ये थी कि मॉनसून जब आता था
तब तो इनको फायदा होता था, यानी खेती बाड़ी हो रही थी। जब मॉनसून नहीं है यानी जब बारिश नहीं बरस रहा है तब खेती बाड़ी की दिक्कत थी। तो इसको भी रिजॉल्व करने की जरूरत थी, ये भी प्रॉब्लम एक सामने थी। ये तो हो गया एग्रीकल्चर सेक्टर कि खेती बाड़ी में ये दिक्कत थी, यानी इरिगेशन फैसिलिटी और अच्छी करनी थी। दूसरा है नॉन फार्मिंग सेक्टर। नॉन फार्मिंग सेक्टर में कौन कौन आ गए आपके, बार्बर आ गया, कारपेंटर, वीवर एंड अदर सर्विस ग्रुप्स फेस प्रॉब्लम्स व्हेन क्रॉप्स फेल। अब इन पे कैसे असर पड़ा, नाई पर, कारपेंटर पर, वीवर पर और जो दूसरे ग्रुप्स थे। देखो ऐसे असर पड़ा कि जब एग्रीकल्चर में प्रॉब्लम आई, फार्मिंग में दिक्कत आई कि भाई बारिश नहीं पानी नहीं बरसा तो फसल नहीं हो पाई। अब जब फसल नहीं हो पाई तो खाने को कुछ नहीं है, खाने को कुछ नहीं है तो लोग नाई के पास नहीं जाएंगे बाल कटवाने के लिए क्योंकि पैसा नहीं है सामान खरीदने के लिए। ठीक है, फसल नहीं हो पाई, खाने को नहीं है, खाने को नहीं है, काम करने को नहीं है, कुछ खेती बाड़ी नहीं हो पाई, पैसा नहीं है, पैसा नहीं है तो भाई बार नाई के पास नाई के पास बाल कटवाने नहीं जाएंगे, कपड़ा सिलवाने नहीं जाएंगे, फर्नीचर बनवाने नहीं जाएंगे, पैसा ही नहीं है। तो इसलिए जब क्रॉप्स फेल हो जाती थी तो ये भी प्रॉब्लम सामने आ रही थी। तो इसलिए कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि एग्रीकल्चर फैसिलिटी बहुत अच्छे से इंप्रूव करने की जरूरत थी, सिर्फ मॉनसून पे डिपेंड नहीं रहना था अब। ठीक है, देन ये तो हो गया आपके रूरल की बात में। अर्बन एरिया की बात करें तो फैक्ट्री वर्कर्स जो है वो स्लम्स में रहते थे, झुग्गी झोपड़ी में रहते थे। फैक्ट्री वर्कर्स जो वर्कर्स वो लेबर जो काम कर रही थी फैक्ट्री में वो झुग्गी झोपड़ी में रहते थे, यानी उनके पास कोई भी एजुकेशन या हेल्थ फैसिलिटी नहीं थी। ये सारी चीजें भी दिक्कत थी। देन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर, प्रमोटिंग न्यू increasing the production of agriculture, promoting new job creating industries। तीसरी प्रॉब्लम उनके सामने ये भी थी कि उन्हें एग्रीकल्चर में अपना प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा अब बढ़ाने की जरूरत थी। ठीक है, देन प्रमोटिंग न्यू एंड जॉब क्रिएशन इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज बनानी थी, सेटअप करनी थी जिससे कि लोगों के पास रोजगार के अवसर आए, लोग काम करें तो उनके हाथ पे पैसा आएगा, इनकम आएगी, कुछ खरीद पाएंगे, तब जाके कुछ खा सकते हैं। ठीक है, तो हमने पढ़ी कुछ 6 प्रॉब्लम्स के बारे में पढ़ी। रेफ्यूजीज को घर देना, कास्ट की ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन डिवीजन जो था, हाई कास्ट, लो कास्ट, रिलीजन के बेस पे, ड्रेस के बेस पे, फूड के बेस पे, रूरल एरियाज में एग्रीकल्चर की प्रॉब्लम, अर्बन एरियाज में स्लम्स की प्रॉब्लम, सॉरी अर्बन एरियाज में एजुकेशन और हेल्थ फैसिलिटी की प्रॉब्लम। ठीक है, देन जॉब क्रिएटिंग इंडस्ट्री सेटअप करना है, ये सारी चीजें अब इंडिया के सामने प्रॉब्लम आई थी। आया समझ में? Then apprehension if the division between different sections not healed। इस बात का डर था, किस बात का, कि ये जो डिवीजन है अलग अलग सेक्शंस के, अगर इसे नहीं सही किया गया, नहीं हील किया गया तो कोई नया विस्फोट हो सकता है। और इंडिया अभी इस पोजीशन में नहीं था क्योंकि ऑलरेडी एक लड़ाई अभी लड़के वो जीता था। इंडिया अभी एक लड़ाई पहले से लड़ा हुआ था आजादी की, और अब वो इस पोजीशन में नहीं था कि जो सोसाइटी में जो डिविजन्स हैं अगर इन्हें नहीं ठीक किया गया तो एक नई लड़ाई फिर खड़ी है, और ये अब विद इन द कंट्री रहेगी। अभी तो अंग्रेज से लड़ रहे थे। ठीक है, तो क्या था, कुड रिजल्ट इन वायलेंट एंड कॉस्टली कॉन्फ्लिक्ट्स, कि एक बहुत ज्यादा हिंसाकारी और ऐसी लड़ाई हो जाएगी, ऐसा कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा जो कि हमें बहुत महंगा पड़ जाएगा। बिटवीन हाई कास्ट, लो कास्ट, बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम्स एंड एटसेट्रा। मतलब वो ये कह रहा है जो सोसाइटी में डिविजन्स थे, हाई कास्ट, लो कास्ट, कुएं में पानी तुम नहीं पियोगे, वहां अपर कास्ट पी रहा है, उस मंदिर में नहीं जा सकते, क्लासरूम के बाहर बैठना पड़ेगा। रिलीजन के बेसिस पे जो डिस्क्रिमिनेशन थे, जो डिविजन था सोसाइटी में, इसको अगर नहीं खत्म करा गया तो एक नया मुद्दा खड़ा है झगड़ा का, और ये मुद्दा बहुत ज्यादा हिंसाकारी रहेगा और इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। इसलिए इस मुद्दे को, इस तरह के मुद्दों को सही करना, हील करना बहुत जरूरी है, इन मुद्दों को खत्म करना बहुत जरूरी है। Then, if the fruits of economic development did not reach the broad masses, कह रहा है कि ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हुई है, फैक्ट्री सेटअप करेंगे, ये सारी चीजें अगर ये नहीं सही करी गई, अगर ये ब्रॉड मासेस तक नहीं पहुंचा तो क्या होगा। इफ द फ्रूट्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलप डिड नॉट रीच द ब्रॉड मासेस, नहीं पहुंचा तो क्या होगा, तो कह रहा है कुड क्रिएट फ्रेश डिविजन्स।
तो और ज्यादा अब डिविजन हो जाएंगे। अभी तो एक ही डिवीजन हुआ था, डिवीजन क्या था, भारत से पाकिस्तान बन गया था। लेकिन अगर ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात हो रही है, इंडिया के डेवलपमेंट की बात हो रही है, अगर ये लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुंचे तो एक और नया बंटवारा खड़ा है फिर तो। क्या क्या था वो, रिच और पुअर के बीच में जो गैप है उसको खत्म करना था, गांव और शहर के बीच का गैप उसे खत्म करना था, rich and between the rich and the poor, between cities and countryside, between prosperous regions and lagged behind regions, ये जो मुद्दे थे। देखो वो ये कह रहा है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो करना है, अगर इसका रिजल्ट, इसका फ्रूट, इसका फल अगर ब्रॉड मासेस तक नहीं पहुंचा तो एक नया बंटवारा खड़ा है। कह रहा है को टू क्रिएट फ्रेश डिविजन। कैसे, गरीब और अमीर के बीच का डिफरेंस खत्म करना है। अगर बढ़ता गया तो बंटवारा एक दिन हो जाएगा, एक गरीब हो जाएगा, एक अमीर हो जाएगा, एक गरीब ही रह जाएगा। दूसरा वो कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ सिटीज एंड कंट्री साइड, कि एक गांव और शहर के बीच की जो दूरी है, जो डिफरेंस है, वो खत्म करने हैं। तीसरा वो कह रहा है कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉस्परस रीजन्स, कि अगर एक ही जगह हमने सारी इंडस्ट्रीज, सोसाइटीज, सारी चीजें मॉडर्नाइज तरीके से कर दी और दूसरी जगह नहीं करी तो ये भी डिवीजन एक खड़ा है हमारे सामने। इन सारी चीजों को रिजॉल्व करने की जरूरत थी। नेक्स्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन। ठीक है, अब आता है भारत का संविधान। इसको लिखा गया सी पी.आर. अंबेडकर, Dr. Bhimrao Ambedkar, most important role in forming of the constitution. He was the chairman of the drafting committee. यानी भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर जो है, ये इनका सबसे महत्वपूर्ण रोल था इस कॉन्स्टिट्यूशन के लिखने में, और बी.आर. अंबेडकर इस ड्राफ्टिंग कमिटी के चेयरमैन थे। ठीक है, ओके। Then between December 1946 and November 1949, यानी 3 साल की बात कर रहा है, दिसंबर 1946 से लेके नवंबर 1949 तक सीरीज ऑफ मीटिंग्स हुई थी लगातार, एक के बाद एक मीटिंग्स होती चली गई थी ऑफ 300 इंडियंस ऑन इंडियाज पॉलिटिकल फ्यूचर। किस बेस पे मीटिंग करी कि इंडिया का आगे पॉलिटिकल, राजनीतिक फ्यूचर क्या होगा, इसके बेस पर मीटिंग्स करी थी फ्रॉम 1946 से लेकर 1949 तक, और लगातार मीटिंग हुई थी। और इसमें 300 मेंबर्स होते थे, 300 मेंबर्स ऑफ 300 इंडियंस, 300 मेंबर्स थे इसमें, इस मीटिंग के। ठीक है, मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड इन दिल्ली। ये जो असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इसकी मीटिंग दिल्ली में हुई थी, जिसके पार्टिसिपेंट्स ऑल ओवर इंडिया होते थे। पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम ऑल ओवर इंडिया, फ्रॉम डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज, अलग अलग डिफरेंट जो पॉलिटिकल पार्टीज थी, उनसे ये सारे लीडर्स, सारे लोग होते थे, वो लोग सब लोग इस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे। ये जो मीटिंग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मीटिंग थी, जो कि दिल्ली में हुई थी, इसके पार्टिसिपेंट्स, इसमें जो लोग मीटिंग में पार्टिसिपेट करते थे, ये ऑल ओवर इंडिया के होते थे, एज वेल एज सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग होते थे। ठीक है, देन कह रहा है केम इनटू इफेक्ट ऑन 26 जनवरी 1950, यानी दिस कॉन्स्टिट्यूशन, जो कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, ये कॉन्स्टिट्यूशन लागू किस दिन हो गया था, लागू हुआ था 26 जनवरी 1950, जिसे हम रिपब्लिक डे, गणतंत्र दिवस के नाम से मनाते हैं। ठीक है, सो दिस वॉज द राइटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस कॉन्स्टिट्यूशन के तहत इसके कुछ फीचर्स हैं। ठीक है, फीचर्स क्या है, अडॉप्टेड यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। अब ये क्या है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, जान लीजिए। ऑल इंडियंस अबव 21 ईयर्स ऑफ एज रिगार्डलेस ऑफ जेंडर, क्लास और एजुकेशन, सबको जो 21 साल की उम्र, देखो ये तब की बात है, अब तो ये 18 साल हो गई है, ये तब की बात है कि सभी लोग, जो चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, चाहे किसी भी क्लास के हो, चाहे कोई भी एजुकेशन पढ़ी हो उन्होंने, सबको वोटिंग राइट दिया जाएगा, जो लोग 21 साल के हो जाएंगे। ये तब की बात है, आज के टाइम पे ये कितना हो गया है, 18 ईयर्स हो गया है। ठीक है, कि 18 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया है, चाहे वो लड़का हो, चाहे लड़की हो, चाहे किसी भी कास्ट का हो, किसी भी एजुकेशन का हो, किसी भी फील्ड का हो, सबको वोटिंग राइट दिया गया है।
कहने का मतलब ये है रेवोल्यूशनरी स्टेप्स इन इंडिया बिकॉज इन यूके एंड यूएसए ग्रांटेड इन मैनी स्टेजेस। वो ये कह रहा है क्योंकि यूएसए और यूके में क्या हुआ, ये जो वोटिंग राइट मिला था ये कई स्टेजेस में मिला। पहले पहले आदमियों को पहले सिर्फ प्रॉपर्टी जिनके पास थी उनको दिया गया, फिर उसके बाद आदमियों को दिया गया, फिर हुआ कि 25 साल से उम्र के आदमी उनको दिया जाएगा, फिर जाके कहीं विमेंस को आया। तो कह रहा है कि इन देशों में जो रेवोल्यूशनरी स्टेप्स लिए गए थे बिकॉज इन यूके एंड यूएसए ग्रांटेड इन मेनी स्टेजेस, पहले से प्रॉपर्टी वाले आदमियों को दिया गया, फिर जो पढ़े लिखे थे उन आदमियों को दिया गया, फिर जो वर्किंग क्लास के मेन थे उनको दिया, और फिर फाइनली वुमेन्स को दिया। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था, इंडिया में सबको दिया गया, कोई स्टेज नहीं थी। आदमी औरत पढ़ा लिखा हो नहीं हो, किसी भी कास्ट का हो, जेंडर का हो, प्रोफेशन का हो, एजुकेशन का हो, सबको वोटिंग राइट है 21 साल से ऊपर का। आज के टाइम पे ये 18 साल है। ठीक है, तो ये स्टेप्स थे जो लिए गए थे। दूसरा है आपका गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ। इस चीज की गारंटी दी गई कि सभी लोग कानून के नजर में बराबर हैं। ठीक है, टू ऑल सिटीजन, सभी नागरिकों को रिगार्डलेस कास्ट एंड रिलीजन, चाहे वो जिस भी कास्ट के हो, जिस भी रिलीजन के हो, जिस भी जेंडर के हो, जिस भी एजुकेशन के हो, जिस भी प्रोफेशन के हो, किसी भी सोसाइटी के हो, किसी भी ग्रुप के हो, सबको, सब नागरिक, सारे सिटीजन्स इस कानून की नजरों में बराबर हैं। देन some wanted India to become a Hindu state, giving example of Pakistan। जैसे कि मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांड करी थी एक सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स, कि हमको सेपरेट स्टेट दे दीजिए मुस्लिम के लिए। बंटवारे की बात नहीं करी थी उसने, पहले सेपरेट स्टेट की बात करी, लेकिन फाइनली बंटवारा हो जाता है क्योंकि इलेक्शंस में वो देख लेता है कि हम हमेशा सेकंड रहेंगे। तो इसी तरीके से जैसे मुस्लिम स्टेट बन गई थी पाकिस्तान, इसी तरीके से कुछ लोग डिमांड कर रहे थे हिंदू स्टेट की, कि इंडिया को हिंदू स्टेट बना दिया जाए जैसे कि पाकिस्तान बन गया है। कुछ लोगों की ये डिमांड थी, बट लेकिन हमारे जो प्रधानमंत्री थे उस वक्त पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो नहीं चाहते थे इंडिया कुड नॉट एंड मस्ट नॉट बिकम अ हिंदू पाकिस्तान। लेकिन जवाहरलाल नेहरू जी का कहना यह था कि हमारा भारत जो है वो नहीं बन सकता, और बिल्कुल नहीं बन सकता क्या, हिंदू पाकिस्तान। एग्जाम्पल दिया कि हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता, पाकिस्तान तो मुस्लिम पाकिस्तान है। वो कह रहा है हमारा भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। डिमांड कर रहे हैं लोग, लेकिन नहीं, हम नहीं बना सकते। ठीक है, ऑल माइनॉरिटीज, सारी माइनॉरिटीज, कौन कौन, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, इन सभी माइनॉरिटीज को इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिलेगी इन सीकिंग जॉब्स एटसेट्रा। नेहरू जी ने कहा कि सभी माइनॉरिटीज को, ये इंडिया अफोर्ड नहीं कर सकता कि उसे हम एक हिंदू पाकिस्तान बना दे। इंडिया ये नहीं हो सकता और होना भी नहीं है, मना कर दिया। और उन्होंने कहा कि जितनी भी माइनॉरिटीज ग्रुप है, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी, इन सब को बराबरी के अवसर दिए जाएंगे नौकरियों में, सबके लिए बराबरी अवसर रहेंगे, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज दी जाएगी जॉब के लिए। ठीक है, सो दिस वाज गारंटी इक्वालिटी बिफोर लॉ। नेक्स्ट फीचर है इसका स्पेशल प्रिविलेजेस फॉर पुअरेस्ट एंड मोस्ट डिसएडवांटेजेस इंडियंस। कुछ स्पेशल प्रिविलेज जो है वो जो बहुत गरीब के भी गरीब थे उनको दिए गए, या जो डिसएडवांटेज इंडियंस थे उनको कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए। क्या था, जैसे कि अनटचेबिलिटी। क्या था ये, इट वॉज अ स्लर एंड ब्लड, एक कलंक है, एक धब्बा है ऑन द फेयर नेम ऑफ इंडिया। भारत के ऊपर अनटचेबिलिटी, छूत अछूत, ये एक धब्बा है, एक कलंक है, और इसको हमें खत्म करना है। वॉज अबॉलिश्ड, इसको खत्म कर दिया। ठीक है, ये जो स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे ये था अनटचेबिलिटी वाला। अनटचेबिलिटीज जो थे, जो अनटचेबल्स थे, जो अनटचेबल्स थे उनके ऊपर जो ऐसा था कि हम ही छू लेंगे तो हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये अनटचेबल है, ये वहां से पानी, कुआं से पानी नहीं पी सकते, उस मंदिर में नहीं जा सकते, क्लासरूम के अंदर नहीं, आप बाहर चबूतरे में बैठेंगे। ये सारी जो चीजें थी ये इंडिया के ऊपर एक कलंक था और इसे खत्म कर दिया। देन
हिंदू टेम्पल्स वर ओपनड फॉर देम। इन अनटचेबल्स के लिए हिंदू टेम्पल्स सबके लिए खोल दिए गए, इनके लिए भी खोल दिए गए, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसमें अपर कास्ट जाएगा उधर लोअर कास्ट जाएगा, कोई ऐसा अब नहीं रहेगा, सारे मंदिर सबके लिए ओपन है, इवन उसमें अनटचेबल्स भी जा सकते हैं। देन reservation of seats in legislature as well as in government for government jobs for scheduled caste, scheduled tribes and जिसे कहते हैं आदिवासीज। तीसरी चीज क्या हुई थी इन प्रिविलेज क्लास को, इन क्लास के लोगों को, कि उनके रिजर्वेशंस कर दिए गए थे, आरक्षण कर दिया गया, किस किस में, लेजिस्लेचर्स में, सीट्स में, उनके जॉब्स में, किस कौन कौन सी कास्ट, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, जिन्हें आदिवासीज या आदिवासीज आप कह सकते हैं, ठीक है, तो इनके लिए रिजर्वेशंस कर दिए गए थे। दिस वॉज कि ये है कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए गए थे, कुछ डिसएडवांटेजेस इंडियंस को, ठीक है, अनटचेबिलिटी खत्म कर दी, मंदिर सबके लिए ओपन कर दिए, सब लोग जाएंगे, और रिजर्वेशन कर दिए लेजिस्लेचर में और जॉब्स में, ठीक है। नेक्स्ट आता है 3 लिस्ट बनाई गई थी, सेंटर स्टेट रिलेशंस, 3 लिस्ट थी इसमें। क्या था देखो इसमें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन रिगार्डिंग द पावर्स ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इस चीज पर लोगों के अलग अलग ओपिनियंस थे, अलग अलग विचार थे कि किसके हाथ में क्या पावर होनी चाहिए, सेंट्रल को देनी चाहिए कि स्टेट को देनी चाहिए कि दोनों को देनी चाहिए, और अगर दोनों को देनी चाहिए तो कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, कौन से मुद्दे ऐसे हैं जहां स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन ले सकती है, फैसला ले सकती है, और ऐसे कौन से मुद्दे हैं जहां पर दोनों फैसला ले सकती है। इस तरीके से 3 लिस्ट बनाई गई थी। सम प्लीडेड फॉर स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, कुछ ने कहा कि नहीं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर होनी चाहिए, कुछ ने कहा ग्रेटर ऑटोनॉमी एंड फ्रीडम फॉर स्टेट गवर्नमेंट, कुछ ने बोला कि यार स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में पावर ज्यादा होनी चाहिए। इस चीज पे कॉन्फ्लिक्ट था, इस चीज पर लोग आर्ग्यू कर रहे थे, कुछ ने बोला सेंट्रल को ज्यादा, कुछ ने बोला स्टेट को ज्यादा। देन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड अ बैलेंस्ड अप्रोच, फिर कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, लोगों की बात सुनी और उसके बाद एक बैलेंस्ड अप्रोच पे आए, एक नतीजे पे आए कि बैलेंस्ड होना चाहिए मामला, बाय प्रोवाइडिंग 3 लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स। ये लिस्ट ऐसे बनी कि लोग कहे कि पहले सेंट्रल को ज्यादा पावर, कुछ बोले स्टेट को ज्यादा पावर, फिर फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन एक नतीजे पे आया और उसने बोला बैलेंस होना चाहिए पावर का। कैसे, 3 लिस्ट बनाकर, एक है आपकी यूनियन लिस्ट जिसमें आपके मुद्दे कैसे आते हैं, जैसे डिफेंस के आए, फॉरेन अफेयर्स आए, ये यूनियन लिस्ट जो होती है इसमें डिसीजन होता है सेंट्रल गवर्नमेंट का, इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई दखल अंदाजी नहीं होती, ठीक है, दिस डिसीजन इज टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट लिस्ट की बात करें तो स्टेट में एजुकेशन कैसी होगी, हेल्थ कैसी होगी, ये सारे डिसीजंस लेते हैं स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। तीसरा आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंस जैसे कि फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर, इसमें दोनों स्टेट और सेंट्रल दोनों ही डिसीजन ले सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसा मुद्दा आता है जहां पर, मान लीजिए इसी की बात कर लें, एग्रीकल्चर की बात कर लें, एग्रीकल्चर में सेंट्रल गवर्नमेंट ने कानून बनाया कि किसानों को इतने दाम पे गेहूं बेचना है, स्टेट ने बोला कि नहीं इतने दाम पे नहीं, कभी फसल ज्यादा हुई कभी नहीं हुई तो वो तो घाटे में चले जाएंगे, तो उन्होंने बोला कि नहीं इतने दाम पे नहीं होगा। तो अब इसमें किसकी बात मानी जाएगी, तो इसमें बात मानी जाती है सेंट्रल की। स्टेट अपनी बात कहती जरूर है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपना डिसीजन वापस ले सकती है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन काट कर स्टेट गवर्नमेंट का डिसीजन मान लिया जाए, ये नहीं होता है, ठीक है। तो ये है 3 लिस्ट। यूनियन का मतलब जहां सेंट्रल गवर्नमेंट के मुद्दे रहते हैं, जो इसमें सब्जेक्ट्स हैं, डिफेंस है, फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजंस लेती है। दूसरा आता है स्टेट लिस्ट जैसे कि आपके हेल्थ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें स्टेट गवर्नमेंट डिसीजन लेती है। तीसरा आता है आपका कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें स्टेट गवर्नमेंट और एज वेल एज सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों ही डिसाइड करती हैं, लेकिन अगर किसी के बीच, अगर इन दोनों गवर्नमेंट्स के बीच में अगर क्लैश होता है, बात नहीं मैच करती, क्लैश होता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन फिर माना जाता है, ठीक है। तो ये थी लिस्ट। अब आता है लैंग्वेज फॉर्मूला, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, सुनिए क्या है। हॉट डिबेट थी इसमें, बहुत ही गर्म मुद्दा था इस पे, क्या लैंग्वेज फॉर्मूला पे, कि इंग्लिश शुड लीव इंडिया विद द ब्रिटिश रूल्स।
लोगों ने कहा अंग्रेज चले गए तो इनकी भाषा भी ले जाइए। इंग्लिश शुड लीव इंडिया, अंग्रेजी अंग्रेजी जो है वो भारत को छोड़ देनी चाहिए, अंग्रेजी भाषा भारत में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ब्रिटिशर्स चले गए, अंग्रेज चले गए, तो अंग्रेजी भी चली जाए और इस लैंग्वेज को, इस अंग्रेजी भाषा को हिंदी से रिप्लेस कर दिया जाए, इसके बदले में हिंदी पढ़ानी चाहिए। ठीक है, सो कह रहा है, हॉट डिबेट थी इस पर, बहुत ज्यादा गर्मा गर्मी का माहौल था, कुछ आर्ग्यू कर रहे थे, इस बात में बहस कर रहे थे कि इंग्लिश को यानी अंग्रेजी भाषा को भारत छोड़ के चला जाना चाहिए, जैसे कि ब्रिटिशर्स चले गए, शुड रिप्लेस्ड बाय हिंदी, और उसके बदले में हिंदी पढ़ानी चाहिए। साउथ इंडियन स्टेट्स अपोज दिस आइडिया, साउथ इंडियन जो स्टेट्स थी उन्होंने इस आइडिया को अपोज किया। क्यों किया अपोज? इंग्लिश पढ़ाने में वो क्यों नहीं खड़े हुए, अपोज क्यों किया? एंड थ्रेटन टू सेपरेट फ्रॉम इंडिया, और इस चीज की उन्होंने धमकी भी दी कि अगर आपने इस तरह का कुछ किया कि इंग्लिश भी बाहर कर दी तो हम आपसे अलग हो जाएंगे, हम आपसे अलग हो जाएंगे बिल्कुल, सेपरेट फ्रॉम इंडिया। अब ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि साउथ इंडियंस को हिंदी बोलना कहाँ आता था, साउथ इंडियंस को तो हिंदी बोलना ही नहीं आता। अब वो हिंदी नहीं बोल पाते, या तो वो तेलुगु तमिल जानते हैं या अंग्रेजी जानते थे, इसलिए उन्होंने बोला कि नहीं भैया, ये जो आप आइडिया ला रहे हैं ना अंग्रेजी छोड़ने वाला, ये नहीं है, अगर आपने ये किया तो हम भारत छोड़कर चले जाएंगे, हम अलग हो जाएंगे आप लोगों से। और इंडिया इस मोड़ पर नहीं खड़ा था कि एक और कोई डिवीजन वो अफोर्ड कर सके। देन कॉन्स्टिट्यूशन अराइव्ड फाइनली ऑन अ कॉम्प्रोमाइज। जब इस तरह की बातें सुनी गई तो कॉन्स्टिट्यूशन में एक कॉम्प्रोमाइज किया गया। क्या? डिक्लेयर्ड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज, हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, इंडिया की ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। देखो, मातृभाषा अलग चीज है, ऑफिशियल लैंग्वेज अलग चीज है, राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दो अलग अलग चीज है। ठीक है, तो हिंदी को एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया, जबकि इंग्लिश वुड बी यूज इन कोर्ट्स, अंग्रेजी को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करेंगे? कोर्ट में, सर्विस सेक्टर में, कम्युनिकेशंस में बिटवीन वन स्टेट एंड दी अनदर, अंग्रेजी यहाँ यहाँ इस्तेमाल होगी। ठीक है, 3 लैंग्वेजेस का फॉर्मूला होता है। ठीक है, एक कोठारी कमीशन था जिसमें 3 लैंग्वेज का फॉर्मूला दिया गया था। आपके लेवल से बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन ऐसी भी कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप समझ नहीं सके। 3 लेवल फॉर्मूला है, एक आती है आपकी ऑफिशियल लैंग्वेज, एक आती है आपकी सेकंड लैंग्वेज, तीसरी आती है आपकी लोकल लैंग्वेज। ठीक है, तो ऑफिशियल लैंग्वेज वाज हिंदी, दूसरे पे आई थी इंग्लिश, और तीसरी थी लोकल लैंग्वेज। अगर महाराष्ट्र में कोई रह रहा है तो वो मराठी भी बोल सकता है, बंगाल में कोई रह रहा है तो वो बंगाली भी बोल सकता है, यानी हिंदी, इंग्लिश एंड लोकल लैंग्वेज, वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज है। तो ये है 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इसे 3 लैंग्वेज फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, तो कॉम्प्रोमाइज पे आ गया था कॉन्स्टिट्यूशन, और उसने बोला ठीक है भाई, आपकी हम सबकी बात रखेंगे। पहला उन्होंने ये डिक्लेयर किया कि हिंदी जो है ये ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी, दूसरा अंग्रेजी को हम कम्युनिकेशन में इस्तेमाल कर लेंगे, सर्विस सेक्टर में इस्तेमाल कर लेंगे, कोर्ट में इस्तेमाल कर लेंगे। ठीक है, तो ये था लैंग्वेज फॉर्मूला। नाउ हाउ वर स्टेट्स टू बी फॉर्म्ड? अब स्टेट्स कैसे बनानी थी? हमने पढ़ा था कि 500 प्रिंसली स्टेट्स थी, उन सबको, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, कोई इधर है, सबको यूनाइट करना था ना। अब तो अब आया कि इनको कैसे बनाया जाए। Indian National Congress did not take any step to honor its promise in 1920s. 1920 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने लोगों से एक वादा किया था, लेकिन उस वादे को वो अब नहीं निभाते हैं। लेकिन वादा क्या था? वादा ये था, उन्होंने कहा कि आज़ादी के बाद हम हर एक लैंग्वेज ग्रुप को उसकी अपनी एक एक स्टेट बना देंगे, उसे अपना एक प्रोविंस दे देंगे। ये वादा किया था इंडियन नेशनल कांग्रेस ने 1920s में। लेकिन अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस उस वादे के लिए कोई भी कदम नहीं उठाती है। वादा क्या था कि आजादी के बाद हम जो भी लैंग्वेज ग्रुप्स है, लिंग्विस्टिक ग्रुप्स है, मराठा को अलग बना देंगे, तेलुगु को अलग, तमिल को अलग, मलयालम को अलग, कन्नड़ को अलग, सबके अलग अलग हम प्रोविंस बना देंगे। लेकिन इस पे अब कोई स्टेप इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं लेती है। प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू एंड डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल, ये उस वक्त के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे। ये दोनों लोग ही इस क्रिएशन के, लिंग्विस्टिक स्टेट्स के बनाने पर, फॉर्मेशन पर अगेंस्ट थे। इसको वो सपोर्ट नहीं कर रहे थे। कह तो दिया था वो ठीक है, लेकिन अब इसको सपोर्ट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं कर रहे थे? क्यों नहीं कर रहे थे?
क्योंकि इंडिया ऑलरेडी अब स्टेट में नहीं था कि उसे अब छोटे छोटे स्टेट्स में डिवाइड कर दिया जाए, वो भी लैंग्वेज के बेस पे। तो एकता कहाँ आई? क्रिएट ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट अमंग द स्पीकर्स ऑफ कन्नड़, मलयालम, मराठी, तेलुगु। जब ये देखा कि ये लोग इसके अगेंस्ट है और ये जो प्रॉमिस किया है, वादा किया है, इस पर कोई भी एक्शन, कोई भी स्टेप नहीं ले रहे हैं, तो इनके जो स्पीकर्स थे, कौन कौन? कन्नड़ के लोग, मलयालम के स्पीकर्स, मराठी के स्पीकर्स, तेलुगु के स्पीकर्स, ये सब लोग इनसे नाराज हो गए। नाराज हो गए कि आपने वादा किया था, वादा निभाइए ना, अब क्यों नहीं निभा रहे हैं वादा? नाराज हो गए। Then strongest protests came from Telugu speaking districts, जैसे earlier मद्रास प्रेसिडेंसी। सबसे ज्यादा प्रोटेस्ट, सबसे ज्यादा विरोध कहाँ से मिला इन लोगों को? सबसे ज्यादा विरोध आया तेलुगु से, जो कि पहले मद्रास प्रेसिडेंसी में थी। ठीक है, क्या था? इन 1952 जनरल इलेक्शन कैंपेन, general election campaign, black flags were shown to PM Nehru demanding we want Andhra। इस जनरल इलेक्शन में, जब ये जनरल इलेक्शंस हो रहे थे 1952 में, लोगों ने उन्हें, किसको? पीएम नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो लोगों ने काले झंडे दिखाए और उनसे डिमांड किया कि हमें आंध्रा चाहिए, आंध्र प्रदेश चाहिए, हमें डिमांड किया इस चीज को। Then Vettnan Gandhian Potti Sriramulu went on a huge hunger strike। ये जो आदमी है वेटरन गांधीयन पोट्टी श्रीरामुलु वेंट ऑन हंगर स्ट्राइक, ये भूख हड़ताल पर चले गए। ये जाने अपना नाम कैसे बताते होंगे? कहते होंगे कि आपका नाम क्या है? वो कहते होंगे मेरा नाम है वेतराम गांधीयन पोट्टी श्रीरामुलु। वो कहता होगा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, गलती हो गई। ठीक है, तो ये चले गए थे भूख हड़ताल पर, ये चले गए थे। और उसके बाद 58 डेज के बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। एक तो यहाँ उन्होंने प्रोटेस्ट देखा इलेक्शंस में, कैंपेनिंग में, कि लोगों ने काले झंडे दिखाए। दूसरा देखा कि ये गांधीयन पोट्टी श्रीरामुलु ये भूख हड़ताल पे गए, जिसमें 58 डेज के बाद इनकी डेथ हो गई। अब डेथ हो गई तो हिंसा और ज्यादा भड़क गई। मास प्रोटेस्ट फ्रॉम central government to meet the demand and a new state of Andhra came into being on 1st October 1953। देखो, अब यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए कि जो वादा किया था पीएम नेहरू ने, उसको पूरा क्यों नहीं किया। क्योंकि उनके मन में ये था कि अगर हमने एक लैंग्वेज, अगर हमने लिंग्विस्टिक ग्रुप, अगर हमने लैंग्वेज के बेस पर एक स्टेट बना दी, तो सभी फिर यही डिमांड करेंगी, हमको भी बना के दो, हमको भी बना के दो। मराठी कहेगा हमें बनाओ, तमिल कहेगा हमें बनाओ, बंगाली कहेगा हमें बनाओ, बुंदेलखंडी कहेगा हमें बनाओ, कन्नड़ कहेगा हमें बनाओ, मलयालम कहेगा हमें बनाओ। ये प्रॉब्लम थी। वो जान गए थे कि अगर हमने किसी एक को बना दिया तो सब डिमांड करेंगे, और यही चीज फिर आखिर में होती है। इलेक्शन कैंपेन में काले झंडे दिखाकर डिमांड होती है, फिर भूख हड़ताल पे चले जाते हैं, डेथ हो जाती है, और ज्यादा हिंसा भड़क जाती है, एंड फाइनली एक नया आंध्र प्रदेश बना दिया गया था, एक नया आंध्रा बना दिया गया था, आंध्रा स्टेट बना दी गई थी। कब? 1 अक्टूबर 1953 को। ठीक है, अब देखो एक स्टेट बन गई, यानी सबके लिए रास्ते खुल गए। नेक्स्ट है, आफ्टर द क्रिएशन ऑफ आंध्रा, आंध्रा बनने के बाद जो और दूसरी कम्युनिटीज थी, उन लोगों ने भी डिमांड करी फिर अब कि भाई हमें भी दो, आंध्रा को दिया हमें चाहिए, मराठी कह रहा है हमें चाहिए, बंगाली कह रहा है हमें चाहिए, सबने डिमांड करी। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमिटी वाज सेट अप व्हिच सबमिटेड इट रिपोर्ट्स इन 1956। इसलिए एक स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी बनाई गई थी, जिसमें उन्होंने एक रिपोर्ट सबमिट करी थी 1956 में। ठीक है, एक आंध्रा के बनने से अब सभी ग्रुप, सभी लिंग्विस्टिक ग्रुप्स अपनी अपनी स्टेट की बात कर रहे थे। ठीक है, देन रीड्रॉ द डिस्ट्रिक्ट एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज टू फॉर्म कॉम्पैक्ट प्रोविंसेस। कौन कौन से? आसामीज, बंगाली, ओडिया, तमिल, मलयालम, कन्नड़, तेलुगु स्पीकर्स। अब इन सबको ये हो गया कि एक फिर से क्या करना है? रीड्रॉ करना है, रीड्रॉ द डिस्ट्रिक्ट्स एंड प्रोविंशियल बाउंड्रीज। अब सारे स्टेट्स की बाउंड्रीज अब ड्रॉ करने की बात होने लगी।
फिर से रीड्रॉ करना है। अभी सब इकट्ठा थे, अभी डिवीजन नहीं था, सब इकट्ठा थे, लेकिन एक आंध्रा बना, बाकी सब सारे स्पीकर्स, चाहे उड़िया हो, तमिल हो, आसमीज हो, बंगाली हो, कन्नड़ हो, तेलुगु हो, मलयालम हो, सब ने बोला अब इनके सबके स्टेट्स बनने की बात आ गई। ठीक है, तो अब सबकी बाउंड्रीज जो है वो रीड्रॉ होने लगी थी। देन large Hindi speaking regions was also broken from several new states। यहाँ तक कि जो ज़्यादातर हिंदी स्पीकिंग रीजन्स थे, जहाँ हिंदी बोली जा रही थी, वहाँ के भी कई सारे रीजन्स जो हैं वो टूटकर नए नए स्टेट्स बन गए थे। देन इन 1960 की बात करें तो बाइलिंगुअल स्टेट, बाइलिंगुअल स्टेट का मतलब बॉम्बे कह रहा है, यानी वहाँ पर हिंदी भी बोली जा रही थी, मराठा भी बोला जा रहा था, महाराष्ट्र में है, मराठी बोली जा रही थी। तो बाइलिंगुअल स्टेट डिवाइडेड इनटू सेपरेट स्टेट फ्रॉम मराठी एंड गुजराती। ठीक है, तो क्या हुआ, ये जो बाइलिंगुअल स्टेट थी बॉम्बे, ये डिवाइड हो गई इनटू सेपरेट स्टेट्स फॉर, एक बन गया मराठी, एक ग्रुप बन गया गुजराती का। ठीक है, ये डिवाइड हो गया, आया समझ में। नेक्स्ट इज 1966 में स्टेट ऑफ पंजाब वाज डिवाइडेड इनटू पंजाब एंड हरियाणा, यानी बॉम्बे डिवाइड हो गया मराठी और गुजराती लैंग्वेज में, यानी एक महाराष्ट्र बन गया, एक गुजरात बन गया। दूसरा 1966 में पंजाब जो स्टेट थी, इससे भी एक और स्टेट बन गया, एक तो पंजाब था ही था, दूसरा उसमें उसी में से हरियाणा बन गया, यानी पंजाब की भी जो स्टेट थी वो डिवाइड हो गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। अब आता है प्लानिंग फॉर डेवलपमेंट। क्या था ये कि अब ऑब्जेक्टिव्स थे उनके सामने, इंडिया के लोगों के सामने, कि हमको अब कुछ विकास करना है भारत में। गरीबी बहुत थी, गरीबी कम करने की जरूरत है, लोगों को रोजगार देने की जरूरत है, वो अपना पैसा कमा सके, अपने पैरों पे खड़े हो सके। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे, एक तो इंडिया को उठाने की बात हो रही थी, लिफ्टिंग इंडिया। अब ऐसे उठाने की बात नहीं हो रही, डेवलपमेंट के आधार पर उठाने की बात हो रही है कि इंडिया को अब बहुत ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है, एंड इंडियंस आउट ऑफ पॉवर्टी। और दूसरा ये है कि जो गरीबी है लोगों के अंदर, इनको ख़त्म करने की ज़रूरत है, वहाँ गरीबी से लोगों को बाहर निकालने की ज़रूरत है। एंड सेकेंड इज बिल्डिंग मॉडर्न टेक्निकल एंड इंडस्ट्रियल बेस, कि एक ऐसा मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रियल सेक्टर डेवलप करने की ज़रूरत है, अपना प्रोडक्शन कर सके, अपना एक्सपोर्ट बढ़ा सके, लोगों को रोजगार दे सके, जॉब एम्प्लॉयमेंट्स रहे, ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये इनके ऑब्जेक्टिव्स थे। सबसे पहले देखते हैं कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स लिए थे इनको इंडिया को और ज्यादा डेवलप करने के लिए। तो एक प्लानिंग कमीशन बनाया गया था 1950 में। प्लानिंग कमीशन इन 1950 काहे के लिए, डिजाइन एंड एग्जीक्यूट दी सूटेबल पॉलिसीज फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इस कमीशन को बनाया गया कि ये कमीशन कुछ ऐसे पॉलिसीज लाएगी, ऐसे पॉलिसीज बनाएगी जिससे कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो सके इंडिया का। ठीक है, एक बात हुई मिक्स्ड इकोनॉमी की। फिर मॉडल फॉलोड द स्टेट, यानी कि पब्लिक एंड द प्राइवेट सेक्टर टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल एंड कॉम्प्लीमेंट्री रोल इन इंक्रीजिंग प्रोडक्शन एंड क्रिएटिंग जॉब्स। देखो इसमें बात ये कह रहा है वो कि एक मिक्स इकोनॉमी की बात करी। मिक्स इकोनॉमी का मतलब ये हुआ कि जहां भी स्टेट की बात हो रही है, यानी वो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है, गवर्नमेंट की बात कर रहा है। ठीक है, और दूसरा तो आपको पता ही है प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, तो बात ये हुई कि दोनों को कुछ ऐसे डेवलपमेंट्स करने हैं, इंडस्ट्री सेटअप करनी है, फैक्ट्री सेटअप करनी है, जिससे कि क्या हो सके, इम्प्रूवमेंट हो सके, एंड इम्प्रूवमेंट इन दी इंक्रीज कर सके, इम्प्रूव कर सके, और ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ा सके, और लोगों को रोजगार के अवसर दे सके, क्रिएटिंग जॉब्स। तो इसलिए चाहे पब्लिक सेक्टर हो, चाहे स्टेट हो, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों को इस तरह के डेवलपमेंट्स करने हैं जिससे कि प्रोडक्शन और लोगों को नौकरी दे सके और इसमें इंक्रीज हो जाए। ठीक है, तीसरा है प्लानिंग कमीशन टू डिफाइन which industries would be initiated by state sector and which by private sector। अब इस कमीशन का एक रोल ये भी था कि कमीशन को ये डिसाइड करना था कि कौन से सेक्टर्स जो हैं, कौन सी कंपनीज जो हैं, इंडस्ट्रीज जो हैं, वो प्राइवेट सेक्टर करेगी और कौन सी इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट सेक्टर लेगी। यानी
स्टेट एंड पब्लिक एंड प्राइवेट। काहे ये क्यों किया? दिस कमीशन, ये जो प्लानिंग कमीशन है, इसने ऐसा क्यों किया? ताकि एक बैलेंस बना रहे, टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन डिफरेंट रीजन्स एंड स्टेट्स, ताकि एक बैलेंस बना रहे। ऐसा ना हो कि सब कुछ प्राइवेट हो जाए या सब कुछ गवर्नमेंट का हो जाए, एक प्राइवेट, दोनों का एक बैलेंस होना चाहिए। इसलिए जो है इस प्लानिंग कमीशन ने डिफाइन करा, बताया, मतलब एक डिफाइन करना था, इस पॉलिसी को बनानी थी कि कौन कौन सी जो इंडस्ट्रीज हैं वो स्टेट सेक्टर के अंडर में आएंगी और कौन कौन सी इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर में आएंगी। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स लिए थे गवर्नमेंट ने। अब आता है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। दिस इज 1950 से लेके 1961। ये है आपका सेकेंड 5 ईयर प्लान। इससे पहले भी था, सेकेंड 5 ईयर है तो इसका मतलब इससे पहले भी था। यस, इससे पहले भी था। ये क्या था 5 ईयर प्लान? फोकस स्ट्रांगली ऑन डेवलपमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज, जैसे कि स्टील बाय पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर यानी कि यहाँ किसकी बात हो रही है? गवर्नमेंट, स्टेट की बात हो रही है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहां भी पब्लिक का नाम आए इसका मतलब वहां स्टेट की बात है, गवर्नमेंट की बात है। ठीक है, और प्राइवेट आपको पता ही है। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, इसने बेसिकली किस चीज पर फोकस किया, किस चीज पर कॉन्सेंट्रेट किया? इस चीज पर किया कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, हैवी इंडस्ट्रीज को सेटअप करने की जरूरत है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज को डेवलप करने की जरूरत है, जैसे कि स्टील इंडस्ट्री बाय पब्लिक सेक्टर, स्टील इंडस्ट्रीज बाय पब्लिक सेक्टर। और काय की जरूरत है? बड़े बड़े डैम बनाने के लिए बाय पब्लिक सेक्टर। गवर्नमेंट की बात है, देखो पब्लिक सेक्टर की बात कर रहा है। देन अप्रोच ऑफ द सेकेंड 5 ईयर प्लान वाज, अब ये जो अप्रोच थी कि हमको स्टील, इस तरह की इंडस्ट्रीज सेटअप करनी है, हैवी इंडस्ट्रीज, बड़े बड़े डैम्स बनाने हैं, ये अप्रोच जो है वो क्रिटिसाइज करते हैं कुछ लोग। कुछ लोग उनकी इस अप्रोच को क्रिटिसाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि इन्होंने ज्यादातर एम्फेसिस, अपना ज्यादातर कंसंट्रेशन किस पे नहीं लगाया? एग्रीकल्चर पे किया, लेकिन कम किया। देखो कह रहा है had not put adequate emphasis, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं किया, निग्लेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है, किया है, लेकिन ज्यादा फोकस इन पे किया है। बिल्डिंग ऑफ डैम्स या हैवी इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील, इन पे ज्यादा फोकस किया। तो इसलिए इनकी इस अप्रोच को, दिस 5 ईयर प्लान की अप्रोच को क्रिटिसाइज करा जाता है। कुछ लोग इसे क्रिटिसाइज करते हैं और कहते हैं कि इन लोगों ने एग्रीकल्चर पे, एजुकेशन पे, एनवायरमेंटल एप्लीकेशंस पर ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसीज, इन पर ध्यान नहीं दिया। ठीक है, तो इस चीज पर लोग इसको क्रिटिसाइज करते हैं। अब आता है इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, जिसे कहते हैं नैम। नैम है फॉलोड द पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट। नैम है आपका नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। क्या है ये? नॉट टू ज्वाइन ईदर ऑफ द टू अलायंसेस। जो दो बड़ी बड़ी अलायंसेस थी, इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम इनको ज्वाइन नहीं करेंगे। एक थी आपकी यूएसए, दूसरा था सोवियत यूनियन। इंडिया ने बोला हम इसको ज्वाइन नहीं करेंगे। ये थी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, नैम। ठीक है, देन इजिप्ट, यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना, इन सब ने इंडिया को सपोर्ट किया इन दी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, जिसे नैम कहते हैं। ठीक है, तो इस पॉलिसी के तहत क्या था कि हम किसी भी अलायंस को, मेजर अलायंस को ज्वाइन नहीं करेंगे, हम इंडिपेंडेंटली काम करेंगे। ना ही हम यूएसए को ज्वाइन करेंगे, ना ही हम सोवियत यूनियन को ज्वाइन करेंगे। इन सब कंट्रीज ने इंडिया को सपोर्ट किया। नेक्स्ट आता है इवैल्यूएशन आफ्टर 60 इयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। अब आप देखते हैं कि 60 साल के बाद, आपके एनसीईआरटी में 60 इयर्स का दिया गया है, अब तो 60 इयर्स से भी ज्यादा हो गया है। ठीक है, तो अब हम ये पढ़ रहे हैं कि 60 साल के बाद अब इंडिया किस मोड़ पर खड़ा है, क्या क्या इंडिया ने अचीव किया और क्या क्या अभी अचीव करना बाकी है। ठीक है, तो बात करें अचीवमेंट्स की, अगर बात करें तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है कि हम आज भी यूनाइटेड हैं। यस, हम आज भी यूनाइटेड हैं। एक डिवीजन हुआ था 1947 में, दूसरा हमारे में से डिवीजन नहीं हुआ था। दूसरा क्या हुआ था कि पाकिस्तान से फिर बांग्लादेश बना था। पहले ईस्ट पाकिस्तान, वेस्ट पाकिस्तान था।
है ना। पहले ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान था, लेकिन 1971 की लड़ाई में फिर बांग्लादेश भी बन गया था, ठीक है। लेकिन हम वहीं के वहीं हैं। तो एक ये बहुत बड़ी बात है कि हम आज भी यूनाइटेड हैं। आइडियाज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ सम पीपल प्रूव्ड रॉन्ग। कुछ लोग ये जो कह रहे थे, जैसे कि लिंग्विस्टिक ग्रुप्स के कह रहे थे एक ना एक दिन भारत टूटेगा, ये आइडिया उनका हम लोगों ने गलत साबित कर दिया। अगर एग्जाम्पल दे श्रीलंका की, तो श्रीलंका आज भी वहां पर लैंग्वेज प्रॉब्लम फेस कर रहा है। आए दिन वहां लड़ाई झगड़े होते, आए दिन वहां कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि हम अलग हो जाएंगे, हमें लैंग्वेज बेस्ड स्टेट चाहिए, ठीक है। एंड सेकेंड इज पाकिस्तान डिवाइडेड इनटू टू नेशंस। पाकिस्तान जो है वो दो नेशन में डिवाइड हो गया था। अब दो नेशन की बात मैंने आपको बताई कि पाकिस्तान से एक कंट्री और बन गई थी, एंड दैट वाज बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट इज स्टिल डेमोक्रेटिक। यूनाइटेड तो है ही, आज भी हम डेमोक्रेटेड हैं, हमारे कंट्री में डेमोक्रेसी है। सो मेनी जनरल इलेक्शंस, कितने सारे हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस होते हैं। फ्री प्रेस है, कोई पाबंदी नहीं है प्रेस पर कि क्या दिखा सकती है क्या नहीं दिखा सकती, फ्री प्रेस है। देन इंडिपेंडेंट जुडिशरी सिस्टम भी है हमारे यहाँ। जैसे एग्जाम्पल में बात करें पाकिस्तान की, तो वहाँ कभी डेमोक्रेसी आती है, कभी मिलिट्री रूल आ जाता है, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री रूल आ गया। लेकिन हमारे इंडिया में हम लोग तभी से इंडिपेंडेंट, तभी से हम लोग डेमोक्रेटिक हैं, ठीक है। एज वेल एज हमारे यहाँ फ्री प्रेस भी है, हमारे यहाँ बहुत सारे जनरल इलेक्शंस होते चले गए, और जुडिशरी भी हमारे यहाँ सेपरेटेड है। सऊदी अरेबिया में जो वहाँ पर जो जज है, उसको वहाँ जो सऊदी अरेबिया का किंग है वो जज को अपॉइंट करता है। लेकिन सऊदी अरेबिया के किंग के हाथ में ये पावर भी है कि अगर जज ने कोई ऐसा डिसीजन दिया तो किंग उसको बदल सकता है। लेकिन हमारे यहाँ नहीं, हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, जुडिशरी हमारे यहाँ सब अलग है, ठीक है। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम्स विच स्टिल परसिस्ट। अभी भी हमारे सामने कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें हमें और ज्यादा अब ओवरकम करना है, जिन्हें हमें अब खत्म करना है। जब इतना कर लिया तो ये भी हो जाएगा। क्या है? डीप डिविजन बिटवीन हाई कास्ट एंड लो कास्ट। यस, जो डिविजन है हाई कास्ट लो कास्ट के बीच में सोसाइटी में, इसे खत्म करना है। दलित फेस वायलेंस एंड डिस्क्रिमिनेशन इन रूरल एरियाज। ये जो दलित्स है इनको बहुत ज्यादा वायलेशन का सामना करना पड़ता है, हिंसा का सामना करना पड़ता है। तो इनको हमें अभी खत्म करना है। ऐसा नहीं है कम हुआ है, खत्म नहीं हुआ है, तो ये भी जब कम हुआ है तो खत्म भी हो जाएगा। देन some parts Dalit still not access to water source, कि उस फला जगह से, उस फला टोटी से पानी नहीं पी सकते, मंदिर में नहीं जा सकते, आप पार्क में नहीं जा सकते, और दूसरी जो पब्लिक प्लेसेस हैं वहां पर दलित्स नहीं जा सकते। बेसिकली ये जो दलित्स हैं इनके सामने ये प्रॉब्लम्स हैं, इनको हमें और खत्म करनी है। देन clashes between the religious groups in many states despite the secular idols enshrined in the constitution। कॉन्स्टिट्यूशन में हर रिलीजन के लिए बात करी गई है कैसा कैसा रहेगा, उसके बाद भी हमारे सोसाइटी में रिलीजन्स को लेकर भी कॉन्फ्लिक्ट्स रहते हैं। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जिसे हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। ये भी अभी प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी में, लेकिन एक ना एक दिन ये भी ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका गैप बिटवीन रिच एंड पुअर हैज ग्रोन। अमीर और गरीब के बीच की जो दूरी है वो और ज्यादा बढ़ती चली जा रही है, तो इसको खत्म करना है। सम लिव इन लार्ज हाउसेस, कोई बड़े बड़े घरों में रहते हैं, बड़े बड़े रेस्टोरेंट चले जाते हैं, अफोर्ड कर लेते हैं एक्सपेंसिव प्राइवेट स्कूल में पढ़ाना बच्चों को, एंजॉय कर लेते हैं हॉलीडेज इन फॉरेन। ये सारी चीज़ें अमीर इंसान कर पा रहा है कि बाहर विदेश में घूमने भी जा रहा है, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा भी सक रहा है, ठीक है, अच्छे होटल में चला जाता है। लेकिन एक गरीब इंसान नहीं कर पा रहा ना ये अभी। ये तो ये जो गैप है, गरीब इंसान अगर महंगा होटल अफोर्ड नहीं कर सकता, वो अपने बच्चे को एक बड़े स्कूल में नहीं पढ़ा पाएगा, वो सरकारी में ही भेजेगा। वो फॉरेन कंट्री घूमने नहीं जा सकता, वो इंडिया में कहीं घूमने नहीं जा सकता। तो गरीब बात कर रहा है, गरीब की, ठीक है। तो ये इस डिफरेंस को कम कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड देर आर बीपीएल पीपल लिविंग इन अर्बन स्लम्स और रिमोट विलेजेस। दूसरी तरफ बात करें तो जो बीपीएल लोग हैं यानी बिलो पॉवर्टी लाइन, बीपीएल का होता है बिलो पॉवर्टी लाइन, तो जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनके सामने क्या प्रॉब्लम है कि वो शहरों में झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं और रिमोट विलेजेस में रह रहे हैं जहाँ पर अभी फैसिलिटीज इतनी अच्छी नहीं है, गाँव में रह रहे हैं, ठीक है। और बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं उनके सामने।
देन इन रियल सेंस नो इक्वालिटी बिफोर लॉ। देखो ये चीजें वो ग्राउंड प्रैक्टिकल बेस पे बता रहा है। बात तो सभी की करी गई कॉन्स्टिट्यूशन में, हमने पढ़ा कि एक फीचर है कि सब लोग कानून के नजर में बराबर होंगे, लेकिन रियल सेंस में इक्वालिटी बिफोर लॉ नहीं है। यानी सब लोग कानून के नजरों में बराबर नहीं है। कैसे? प्रोविजन है, प्रोविजन है कि सब लोग कानून के नजर में बराबर रहेंगे, लेकिन जो अमीर इंसान है उसके लिए अलग तरीके का कानून बना दिया, उसको जल्दी ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, गरीब लगा है लाइन में, होता है ना। ये प्रॉब्लम है, रियल सेंस में सब लोग बराबर नहीं है। जो अमीर इंसान होगा वो पैसा देकर अपना काम करा लेगा, लेकिन गरीब इंसान लड़ाई लाइन में लड़ता रहेगा। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, इनको ओवरकम करना है। तो अगर हम कंक्लूजन की बात करें, कंक्लूजन की बात करें तो जस्ट बाय द स्टैंडर्डाइज स्टैंडर्ड्स इट सेट जस्ट बाय द स्टैंडर्ड्स इट सेट इटसेल्फ एट इंडिपेंडेंस, इंडिया हैज नॉट बीन अ ग्रेट सक्सेस। अगर एक जनरलाइज व्यू से बात करें, अगर स्टैंडर्डाइज फॉर्म में बात करें, तो इंडिया जो है इंडिपेंडेंस के बाद ज्यादा कुछ उसको हासिल नहीं हुआ अभी तक। ग्रेट सक्सेस कह रहा है, ऐसा नहीं है, घटा नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा आगे भी अभी नहीं बढ़ पाया है, कहने का मतलब उसका ये है। देन बट इट हैज नॉट बीन अ फेलियर ईदर, लेकिन हारा भी नहीं है, फेलियर भी नहीं हुआ, फेल नहीं हुआ, सक्सेस आई है, बेहतर हुए हैं, दिन पे दिन बेहतर होते चले जा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा नहीं हुआ, वो भी हो जाएगा। एटलीस्ट बहुत बड़ा कोई ग्रेट सक्सेस नहीं हुआ तो कम से कम हम लोग घाटे में तो नहीं गए, वो ये कह रहा है। तो ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है। ठीक है, सो हियर वी कम टू द एंड ऑफ आवर लेक्चर इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट्स बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, कोई डाउट नहीं भी होगा। ये है पूरी इंडिया के इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल की कहानी, कैसे एक भारत जो है स्टार्ट होता है, रूल उसके ऊपर लोग कब्जा करने लग जाते हैं, धीरे धीरे सारी चीजें और ज्यादा बिगड़ती चली जाती है, लोगों के अंदर गुस्सा भरता है, रिवोल्ट होता है, लड़ाइयाँ होती हैं, बहुत सारे लोगों ने अपनी इस लड़ाई में जान भी दी है। सो ये है पूरी इंडिया की कहानी। अगर इसको आप स्टार्टिंग से देखें तो बहुत ज़्यादा इंडियंस ने स्ट्रगल किया है इस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए। उसके बाद जो सामने प्रॉब्लम्स आई उसमें भी इंडिया कहीं से हारा नहीं है। अगर आगे बढ़ नहीं पाया तो कम से कम पीछे भी नहीं गया, धीरे धीरे हम बढ़ ही रहे हैं और पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं है। तो होप हियर वी कम टू द एंड। होपफुली आपको ये सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। So thank you very much and have a good day. Bye bye. Thank you.